हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आज एक हम कंप्लीट फुल लेंथ क्वेश्चन बनाएंगे। बुक से आपको HC मेहरोत्रा, ठीक है, इस बुक से बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बनाइएगा तो बहुत तरह का आपको, जैसे हो गया आपको परक्विजिट्स हो गया या आपको प्रोविडेंट फंड हो गया, इस तरह का चीज आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में, यूनिवर्सिटीज में, सभी तरह की यूनिवर्सिटीज में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से अब देखिएगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी बनाने वाले हैं फुल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और डिटेल में हम वर्किंग करते हुए और डिटेल में समझाते हुए चलते हैं। तो जरा एक बार देखिए, तो थोड़ा सा कुछ देर तक समझ में आ जाएगा। मिस्टर किशोर, एन एम्प्लॉय ऑफ HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एम्प्लॉय है, ठीक है। फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। 2025 और 26 में आपको ये डिटेल दिया है अपनी इनकम का। नेट बेसिक सैलरी कितना रुपया? 2,17,000 रुपया। क्वेश्चन में क्या बोलता है? मिस्टर किशोर, ठीक है, मिस्टर किशोर कंप्यूट हिज टैक्सेबल, ठीक है, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। तो टैक्सेबल सैलरी निकालना है। तो चलिए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। मिस्टर किशन फर्निशेस, इसका आपको देखिए तो नेट सैलरी कितना है? नेट सैलरी 2,70,000 रुपया आफ्टर डिडक्टिंग कंट्रीब्यूशन टू RPF 30,000 रुपया। RPF में अपना कंट्रीब्यूशन 30,000 करने के बाद कितना सैलरी था? 2,70,000। ये था नेट बेसिक सैलरी। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? बेसिक सैलरी। क्या निकालेंगे? बेसिक सैलरी। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? बेसिक सैलरी। इसमें आ जाइए नेट बेसिक सैलरी। ये है आपको 2,70,000 रुपया। ऑन कंट्रीब्यूशन, अपना खुद का, ऑन कंट्रीब्यूशन टू RPF, खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है? 30,000, 30,000 रुपया। तो टोटल सैलरी इसका हो गया 3 लाख रुपया। कितना हो गया बेसिक सैलरी? 3 लाख रुपया, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है आपको? ये भी 30,000 रुपया है। ये भी कितना है? 30,000। और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस 9.5%, 9.5% के हिसाब से 28,500 रुपया है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 30,000 रुपया है। तो एक्चुअली में सैलरी कितना है इसका? आपको 3 लाख रुपया का सैलरी कितना है? 3 लाख। तो याद रखिए RPF में जो है 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन RPF 12% तक एग्जेम्प्टेड है। तो हम 3 लाख का 12% निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना होता है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना एम्प्लॉयर का? 30,000 है। अगर 12% से कम है तो ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो आ जाइए, यहां लिख देते हैं। अब समझा देते हैं लिखने के बाद। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF नोट मतलब नहीं, नॉट एक्सीडिंग 12% ऑफ सैलरी। सैलरी के 12% से ज्यादा नहीं है, इसलिए इसमें एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अब इसे कैसे मालूम करेंगे? आप देख लीजिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन RPF कितना रुपया है? 30,000 रुपया है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो एग्जेम्प्टेड है आपको, एग्जेम्प्टेड मतलब कर मुक्त, 12% तक माफ है।
तो एग्जेम्प्टेड जो आएगा आपको 12%। सैलरी कितना? 3 लाख रुपया। 3 लाख का 12% कितना होता है? 36,000। बराबर कितना होगा? 36,000। याद रखिए। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 30,000 रुपया है, लेकिन माफ कितना तक? आपको 12%, 36,000 तक माफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नॉट एक्सीडिंग 12%। 12% को 30,000 पार नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको 12% से कम है 30,000, तो इसलिए क्या हो गया? आपको एग्जेम्प्टेड हो गया। क्लियर हो गया? अब इसको यहां लिख लीजिए 3 लाख रुपए टोटल। बोलेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इनकम टैक्स का जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो एक पेज में तो खैर नहीं होगा, तो पेज को चेंज करना पड़ेगा। तो जब पेज को जब हम लोग चेंज करेंगे तो बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। तो बैलेंस लिखेंगे CFD 3 लाख रुपया, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप एक पेज में पूरा इसको उतारते चले जाइएगा। तो लिखेंगे बैलेंस CFD 3 लाख रुपया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF यह टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 12% को एक्सीड नहीं कर रहा है। 12% 36,000 है, तो 30,000 रुपया कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसको जरा आप लोग उतार लीजिए ताकि हम आगे चलें। चलिए, हो गया। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे हम लोग। तीन लाख रुपया था। बैलेंस BFD ब्रॉड फॉरवर्ड 3 लाख रुपया। चलिए, फिर पढ़ते हैं आपको इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। ठीक है, 9.5% के हिसाब से पर एनम 28,500 है। तो ये चीज मालूम है आपको, इंटरेस्ट ऑन RPF ये 9.5% तक माफ है, और यहां पर जो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 9.5% ही मिल रहा है, इसलिए ये भी आपको एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन RPF इंटरेस्ट ऑन RPF not exceeding 9.5%, 9.5% रेट, ये एक्सीड नहीं करता है, तो ये भी आपको डैश कर दीजिए, एग्जेम्प्टेड हो गया। क्लियर है? तो प्रोविडेंट फंड यहां पर 0 हो गया। 12% तक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का आपको माफ है, 9.5% तक इंटरेस्ट माफ है। इसका डिटेल में आपको हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, दे चुके हैं, देखिएगा। ये मेरा लगता है 13वां क्लास इसका है। देखिएगा, टोटल थ्योरी क्लियर हो जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर 2400 रुपया। अच्छा, इसके बाद यहां तक तुम लोग पढ़ लिए। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर 2400 रुपया। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर पहले लिख लीजिए यहां पर। ट्रेवलिंग अलाउंस, देखिए ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में ये नियम है कि ये है एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस, माने एक्चुअल एक्सपेंसेस तक एग्जेम्प्टेड है। एक एग्जांपल देता है, आपको समझ लीजिए। मान लीजिए एम्प्लॉयर ट्रेवलिंग अलाउंसेस 3,000 दिया है और आप 2,500 रुपया खर्च कर दिए हैं, तो 500 रुपया टैक्सेबल होगा। यहां पर 2400 रुपया दिया है, लेकिन कितना खर्च हुआ है इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। जब ऐसा रहेगा तो फुली एग्जेम्प्टेड होगा, कोई दिक्कत? फुली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में टीए के बारे में कुछ नहीं दिया रहेगा तो फुली एग्जेम्प्टेड होगा, लेकिन एक्चुअल रूल क्या है? एग्जेम्प्टेड टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। अगर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दिया रहेगा तो हम लोग रूल अप्लाई करेंगे एग्जेम्प्टेड टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो यहां पर क्या होगा? एग्जेम्प्टेड, पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ऐसा लिखता है आपको कि 3,000 दे रहा है टीए और 2,500 खर्च हो रहा है, तो 500 रुपया ग्रॉस सैलरी में लिखते हैं। यहां कुछ नहीं लिखा है, तो लिखिए यहां पर एग्जेम्प्टेड।
एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन, या तो ठीक है 10, 14, 1, अगर सेक्शन या तो लिखिएगा वरना एग्जेम्प्टेड लिख के छोड़ दीजिएगा। चलिए ये एग्जेम्प्टेड हो गया। CCA 10, CCA मतलब सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता। बड़े शहर में रहिएगा तो वहां पर सबको अलाउंस मिलता है, तो ये फुली टैक्सेबल है, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे CCA, CCA ये फुली टैक्सेबल है, तो ये 10,000 रुपया। चलिए हम लिख लेते हैं कितना रुपया, 10,000 रुपया CCA। फिर देख लीजिए बोनस 15,000 रुपया, एकदम लाइन से मारते चले जा रहे, छूटेगा नहीं। बोनस, बोनस कितना 15,000, 15,000 रुपया। इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको हर हाल में हम लोग ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 5,000 रुपया, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा, बनाते वक्त हम बनाते वक्त बोल दे रहे हैं, अब ये क्वेश्चन जो आप लोगों हम लोग क्या ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों का अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम दोनों के अनुसार हम बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन क्लियर लिख दिया कि ओल्ड रिजीम से बनाइए तब तो बनाना पड़ेगा ओल्ड रिजीम से, क्लियर लिख दिया कि न्यू रिजीम से बनाइए तो बनाना पड़ेगा न्यू रिजीम। ये आपको 23-24 से चालू हो चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो आप ओल्ड रिजीम इस्तेमाल कर दीजिएगा और आखिरी में नोट लिख दीजिएगा, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम, ये लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लिख देना आखिरी में नोट एक। तो देखिए हम बोल चुके हैं कि अभी भी बहुत सा कुछ बचा हुआ है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं तक बनाए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन यहां तक बचा हुआ है। तो फिर हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद पेज को चेंज कर देते हैं। जोड़िए 3,15,000 और 5,20, 5,20 और 3,30,000, 3,30,000 रुपया। इसको लिखेंगे बैलेंस CFD कैरिड फॉरवर्ड 3,30,000, बैलेंस CFD 3,30,000, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3,30,000 बैलेंस CFD कर दिए। पेज को चेंज कर रहे हैं, CFD कर दिया गया 3,30,000 रुपया, 3,30,000, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी क्वेश्चन आधा ही पहुंचे हम लोग। फिर लिखते हैं बैलेंस BFD, ब्रॉट फॉरवर्ड 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000 रुपया, ठीक है। ये 3,30,000 है, ठीक है, 3,30,000 रुपया। अब पढ़ते हैं कहां तक कर लिए हम लोग, इंटरटेनमेंट अलाउंस तक कर लिए। अनफर्निश्ड हाउस, इसको अनफर्निश्ड हाउस असुसज्जित मकान, बिना फर्नीचर के मकान ऑफ धारवाड़, धारवाड़ में मिला हुआ है, फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज 7,500 पर मंथ एज रेंट, मान इसके एम्प्लॉयर जो है एक रहने के लिए, ठीक है, रहने के लिए किराया का मकान दे दिया है, किराए पर लेकर, बट डिडक्ट ओनली 600 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी, उसके सैलरी में से 600 रुपया काटा जाता है। ये आप जान लीजिए कि जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉय को मकान दो तरह देता है, रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस किसको बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉय से कुछ वसूल नहीं किया जाता है।
लेकिन यहां पर भी मकान दिया है, लेकिन इंप्लॉय से 600 रुपया पर मंथ वसूल किया जाता है, तो ये रेंट फ्री हाउस नहीं होगा, कंसेशन इन रेंट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसका वैल्यूएशन रेंट फ्री हाउस कैसा करेंगे, और जितना इंप्लॉइज वसूल किया जाता है उतना लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंसेशन इन रेंट, माने किराया में रियायत दे दिया। तो इसमें आ जाइए वैल्यू ऑफ रेंट, वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। अब इसको देख लीजिए, ये मेन चीज अब समझना है इसको, वैल्यू ऑफ कंसेशन, कंसेशन इन रेंट अंडर सेक्शन 17(2), सेक्शन याद है तो लिखिएगा वरना छोड़ दिएगा, 2(2). ये हो गया वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, रियायत पर मकान मिला हुआ है। तो पहले आरएफएस का याद कीजिए वैल्यू। अब इसमें आ जाइए, किराए का मकान है तो इसमें रूल क्या है, 10% ऑफ सैलरी या एक्चुअल रेंट पेड विच एवरेज लेस, जो दोनों में कम होगा वो मकान का वैल्यू होगा। तो यह जान लीजिए कि आरएफएच रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी का मीनिंग क्या होता है। रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी मतलब क्या होता है, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस पे ऑलवेज प्लस डीएनएस अलाउंस इफ पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा के शर्तों के अनुसार पेमेंट होता तो प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। तो इसके लिए देखिए हम वर्किंग कर चुके, देखिए सैलरी फॉर कंसेशन इन रेंट, बेसिक सैलरी 3 लाख था, देख लीजिएगा, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस 10,000 था, इसको जोड़िए बोनस 15,000, इसको जोड़िए इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000, 3,30,000, ये सैलरी हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए सैलरी इज इक्वल टू, बोलेगा सर 3,30,000 कैसे आया, तो वर्किंग देख लीजिए 3,30,000, ठीक है, ये है 3,30,000, इस तरह से आएगा। फिर इसका रेंट कितना पेमेंट कर रहे हैं, 7,000 पर मंथ, सॉरी 7,500 पर मंथ, रेंट कितना है 7,500 पर मंथ, तो 7,500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का किराया कितना है देख लीजिएगा निकाल करके, ठीक है, हम तो जान गए 90,000 रुपया आएगा। अब इसमें लिखेंगे 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी या 90,000, जो दोनों में कम होगा वो रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन हो गया। तो यहां लिखिए 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ 3,30,000 सैलरी बराबर कितना हो गया 33,000, 3,30,000 का 10% 33,000, और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है 90,000, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है, तो कम कौन है यहां पर 33,000, तो इस 33,000 को लिख लीजिए। इसमें लेस करेंगे डिडक्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी से कितना काटा जाता है 600 पर मंथ, सैलरी से कितना काटा जाता है डिडक्ट ओनली 600 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी, सैलरी से कितना काटा जाता है 600 रुपया, तो लेस करेंगे डिडक्ट फ्रॉम सैलरी, डिडक्ट फ्रॉम सैलरी 600 पर मंथ के हिसाब से 12 महीना का, तो होगा 7,200 रुपया। तो ये वैल्यू हो गया किसका, आपको रेंट फ्री हाउस, ये सॉरी कंसेशन इन रेंट, 33,000 रुपया वैल्यू रेंट फ्री हाउस का हुआ, उसमें से काट दीजिए कितना 7,200 रुपया, तो आ गया 25,800 रुपया, कितना हो गया 25,800, तो ये आपको आ जाएगा 25,800 रुपया। तो ये देखिए कितना हो गया 25,800, कैसे आया इसका हम कैलकुलेशन कर दिए, पूरी डिटेल में कर देंगे, फिर पेज को चेंज करना पड़ेगा, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो टोटल जोड़ते हैं 3,30,000, 3,30,000 प्लस 25,800 इज इक्वल टू 3,55,800,
3,55,800 रुपया, 3,55,800, 3,55,800 रुपया। इसको लिखिएगा बैलेंस, फिर CFD कर दीजिए 3,55,800, नीचे लिख लेना है बैलेंस CFD। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3,55,400 रुपया, 3,55,400 रुपया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं, इसके बाद कंटिन्यू रखते हैं। 3,55,800 याद रखिए, 3,55,800 रुपया। $3,55,800, तो 3,55,800 रुपया। चलिए हो गया कंसेशन रेंट का वैल्यूएशन। फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट ए कॉस्ट ऑफ 500 पर मंथ। इसको फ्री गैस और इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, कौन? एम्प्लॉयर के द्वारा, 500 पर मंथ इसमें एम्प्लॉयर खर्चा करता है, फुल्ली टैक्सेबल। तो आइए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी गैस फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। 5 रुपये पर मंथ है, नहीं सॉरी 600 रुपया है, देखने दीजिए, ठीक है, नहीं 600, 500 रुपया है, चलिए 500 पर मंथ है, 12 महीना का 6,000 रुपया। The employer has provided a small car, उसको एक छोटी कार दे रखा है, for private and official purpose, प्राइवेट एंड ऑफिशियल दोनों यूज के लिए एक छोटी कार दे रखा है एम्प्लॉय को। एक्सपेंसेस फॉर प्राइवेट पर्पसेस आर मेट बाय द किशोर, और जो पर्सनल पार्ट का खर्चा होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस कार का, उसको किशोर पेमेंट करता है। माने पर्सनल जो पोर्शन है कार का, उसका पेमेंट कौन करता है? किशोर करता है। सबसे पहला बात, कार को दिया गया है प्राइवेट एंड ऑफिशियल बोथ यूज, ठीक है। कार स्मॉल है और कार का जो प्राइवेट पोर्शन का खर्चा कौन सहता है? एम्प्लॉय सहता है। अगर एम्प्लॉय सहता है तो 900 रुपया पर मंथ, सॉरी 600 रुपया पर मंथ। स्मॉल कार है तो 600 रुपया पर मंथ। तो ये होगा वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार ये होगा 600 पर मंथ होगा, क्योंकि स्मॉल कार है तो 12 से कितना हो गया? 7200 रुपया कार का वैल्यू हो गया। बस खत्म, लास्ट यही तक था। अब तो कुछ है नहीं, टैक्सेबल सैलरी निकालिए तो निकाल ही रहे हैं, अब इसको पूरा ऐड कर देते हैं। हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ओल्ड रिजीम के अनुसार, क्योंकि न्यू रिजीम में बहुत से कैलकुलेशन जो है वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है, बहुत से कैलकुलेशन को खत्म कर दिया गया। तो ओल्ड रिजीम बनाइएगा तो कैलकुलेशन आपको याद रहेगा। अगर बाय द वे आपको दे दिया क्वेश्चन में कि ओल्ड रिजीम से ही क्वेश्चन को बनाइए, तब तो कैलकुलेशन अगर नहीं जानिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ओल्ड रिजीम से बनाइए, न्यू में बहुत सा कैलकुलेशन खत्म हो चुका है। तो चलिए आप इसको जो टोटल कीजिएगा, ये कह रहेगा आपको ग्रॉस सैलरी, क्या कह रहेगा? ग्रॉस सैलरी, ये निकल गया। ग्रॉस सैलरी में ओल्ड रिजीम जो होता है ग्रॉस सैलरी, उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इंटरटेनमेंट का डिडक्शन मिलेगा, इंप्लॉयमेंट टैक्स का मिलेगा, ये ओल्ड रिजीम में। और न्यू रिजीम जो होता है उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, उसके अलावा कोई छूट नहीं मिलता है, खाली एक ही डिडक्शन मिलता है। लेकिन क्योंकि हम ओल्ड रिजीम बना रहे हैं, इसमें 3 छूट मिलता है, इसमें 3 छूट है नहीं, केवल 1 छूट मिलेगा। 3,55,800 प्लस कितना है? 6,000 एंड प्लस कितना है? 7,200,
3,69,000 पूरा आ गया। 3,69,000 69,000 ये ग्रॉस सैलरी हो गया। इसमें लेस करेंगे डिडक्शंस। तो आ जाइए, क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? एक ही मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a). 16(1)(a). तो ये कितना, सॉरी ए आपको लग रहा है क्यू टाइप का, हम ए कर देते हैं ए। ये कितना है आपको? 50,000 है। 50,000 रुपया। तो ये जो बच गया आपको आंसर आ गया 3,19,000। 3,19,000 ये हो गया इसका टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये क्या कहलाया आपको? टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल तो हम हेडिंग में लिख चुके हैं, टैक्सेबल ही है, तो टैक्सेबल लिखा, तो चलिए टैक्सेबल लिख देते हैं। क्वेश्चन बोला टैक्सेबल सैलरी, ठीक। इसके बाद मुझे एक नोट देना पड़ेगा कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम। तो इसको पहले उतार लीजिए। उतारने के बाद नोट लिख देते हैं, हम ही लिख देते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, हम नोट लिख देते हैं। चलिए हो गया। तो आखिरी में एक नोट लिख लीजिएगा, दिस प्रॉब्लम is solved according to old regime। ये लिख दीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो क्वेश्चन कुछ बोला नहीं कि किस रिजीम से बनाइए, ठीक है, ओल्ड या न्यू, कुछ ही नहीं बोला है, तो हम लोग लिख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन है, उतार लीजिए, काम खत्म। वीडियो देखने थैंक्स। अब इसको आप लोग अच्छा से क्वेश्चन वगैरह को पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर HC मेहरोत्रा के बुक से है। चलिए हो गया।